मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे लॉरेंज फोर्स के बारे में। लॉरेंज फोर्स, तो देखिए चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो चार्जेस का इंटरेक्शन हमने दो तरह से पढ़ा, दो स्टेज में पढ़ा। फर्स्ट इंटरेक्शन क्या था, दैट इज E is equal to K Q upon R square, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो यहां पे हमने पढ़ा था कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे K Q upon R square, तो यहां पे ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दिस इज बेसिकली फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जहां पे हम पढ़ते थे कि चार्ज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, ठीक है। और दूसरा जो हमने स्टडी किया था दैट इज F इज इक्वल टू QE, ये स्टडी किया था। यहां से हमें ये पता चला, या यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर, ये आइडिया हमें यहां पे लगा, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े। अच्छा, इसके बाद हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में सभी जगह होगी उसकी वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉइंट पे, लोकेशन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब अगर अलग अलग लोकेशन हम लेते हैं तो अलग अलग लोकेशन पे हम ये देखते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि अगर एक लोकेशन है हमारा ए और ये कोई चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पहुंचने में, और एक पॉइंट है यहां, तो यहां तक पहुंचने में इसे कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। दैट इज we can say that electric field depends on time, या electric field at any location depends upon time। एक साथ ही स्पेस में सभी जगह नहीं पहुंचेगी, टाइम के साथ ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये एक टाइम का फंक्शन है जो टाइम पे डिपेंड करता है। लेकिन यहां पे हम एज्यूम ये करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, उस कॉन्सेप्ट को हम यहां पे इग्नोर कर देंगे और बस जनरल कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे। तो हमने ये देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, तो ये क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और अभी लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई मूविंग चार्ज ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है, F इलेक्ट्रिकल, और ये हमारा FB मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। ये कॉन्सेप्ट, इतनी चीजें हम अभी के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, लॉरेंज ने ऑब्जर्व किया कि हमारे चारों तरफ कोई ना कोई फील्ड है। जैसे हमने कौन कौन सी फील्ड पढ़ी? ग्रेविटेशनल फील्ड मास की वजह से होती है, तो स्पेस में चारों तरफ मास है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड अवेलेबल है। दूसरा, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचा
कि अगर हमारा चार्ज है और वो रेस्ट में है मान लीजिए, तो उसके चारों तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है और ग्रेविटेशनल फील्ड मास के कारण वो भी एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद जब मैग्नेटिक फोर्स की स्टडी हम लोगों ने की तो ये देखा कि अगर चार्जेस हमारे मूव कर रहे हैं, मोशन में है, तो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तो इनको कंसीडर करते हुए, क्योंकि इस चैप्टर में हम मास के बारे में तो स्टडी कर ले रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम हटा देते हैं, तो चार्ज की वजह से हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गई है और एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। तो लॉरेंज ने ये बताया कि अगर हमारा कोई चार्ज है तो उस पे जो टोटल फोर्स लगेगी, दैट फोर्स इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों फोर्सेस को उन्होंने ऐड कर दिया और उसको उन्होंने लॉरेंज फोर्स का नाम दिया। तो देखिए यहां पे फिर से एक बात समझिए कि हमारे पास अगर चार्ज रेस्ट में है, पहली बात है इफ Q is at rest, तो यहां पे क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। अब हमारा लॉरेंज ने ये बताया कि इफ Q is moving, अगर ये मूव कर रहा है तो इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फोर्स, यहां पे एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी, ठीक है। और हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा, F E दैट इज Q E, ये पढ़ा था। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा, F B इज इक्वल टू Q B क्रॉस B, ये दोनों हमने पढ़ा। तो लॉरेंज ने इन दोनों को कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद उन्होंने ये बताया कि अगर चार्ज हमारा मोशन में है तो उस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगेगी। तो उसको उन्होंने नाम दिया लॉरेंज फोर्स। तो हमारे पास लॉरेंज फोर्स हो गई, लॉरेंज फोर्स दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों की वैल्यू कर देते हैं, इसकी वैल्यू है Q E प्लस Q B क्रॉस B। यहां से अगर Q हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया E प्लस B क्रॉस B। और इस फोर्स को इन्होंने लॉरेंज फोर्स कहा। अब अगर इसको देखिए, ध्यान दीजिए, ये हमारा F लॉरेंज कर दे रहे हैं, तो लॉरेंज फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये अब लास्ट टर्म में हम लोग डायरेक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो डायरेक्शन क्या होगा, किस तरह से लेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोगों ने सारे काम किए थे। आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट से भी ले सकते हैं, वो भी रूल है आपके पास। तो यहां पे हम लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया Q ब्रैकेट में E प्लस V क्रॉस B। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉरेंज फोर्स। अच्छा, अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। एक हमारे पास इसको हम कह सकते हैं लॉरेंज इलेक्ट्रिकल फोर्स और इसको कह सकते हैं लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो अब हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से ये फोर्स हमारी काम कर रही है। बेसिक चीज यहां पे क्या रखिएगा कि अगर हमारा चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है, मूव नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। और अगर वो मूव कर रहा है तो इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक फोर्स उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई होगी, ठीक है। अब जरा एक कंसीडर करते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है I। दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। प्लेस इन
प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, कैसी भी नेचर हो, कुछ भी हो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, इस कंडक्टर में ये करंट हमारा इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और पॉजिटिव चार्ज जो है वो करंट के डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, अब एक बात और समझिए, ये जो कंडक्टर है इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्यों, ये समझिए, चार्ज यहां पे मोशन में है, एक जगह से दूसरे जगह चार्ज जा रहा है। ठीक है, तो जितने चार्जेस इस कंडक्टर को किसी भी टाइम में लीव कर रहे हैं उतने ही चार्जेस इसमें इंटर कर रहे हैं। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर हैं। इसका मतलब यहां पे जो नेट चार्ज होगा Q नेट दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, चार्जेस क्या कर रहे हैं, कहीं जा तो नहीं रहे, सिर्फ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब टोटल चार्ज, नेट चार्ज हमारा 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स हमारी होती है QE दैट इज 0। यहां पे कोई भी इलेक्ट्रिकल फोर्स इस पर नहीं लगेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो चार्ज हमारा मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे डेवलप होगी और उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स हमारा मूविंग चार्ज पे लगता है। ठीक है, तो ये चार्ज हमारा I ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टार्टिंग में पहले इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ी। अब देखिए यहाँ पे क्या नेट चार्ज हमारा इस कंडीशन में भी 0 होता है। हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या चाहिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए चार्जेस का मोशन चाहिए, हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है इनका मास बहुत ज्यादा है, ये मूव नहीं कर रहा है या इनका मूवमेंट नेग्लिजिबल है। इसको हम सेमीकंडक्टर्स में होल्स के टर्म में पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे हमारा चार्ज अगर हम देखें तो ये नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं और इनका मूवमेंट लगभग ना के बराबर है। इसका मतलब जो चार्ज मूव कर रहे हैं वो आधे चार्ज मूव कर रहे हैं, आधे मूव नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब नेट चार्ज इस कंडीशन में हमारा कैंसिल तो हो नहीं रहा है, इसका मूवमेंट इधर होगा, इसका मूवमेंट इधर। तो हमें क्या चाहिए मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमें चाहिए कि चार्जेस का मोशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो अब इनके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी दैट इज FB और ये लगेगी QVB। अगर थीटा को हम 90 डिग्री ले रहे हैं तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लग रही है। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि अगर नेट चार्ज हमारा 0 है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगेगी और यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फोर्स इतनी लगेगी। तो अगर लॉरेंट फोर्स हम निकालें तो ये तो 0 गई, इसका मतलब ये टोटल फोर्स हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रही है। अब इसी को देखिए, ध्यान दीजिए, ये फोर्स क्या है, दिस इज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे अगर हम इसको इस तरह से लिखें, Q को हमने T से डिवाइड कर दिया मान लीजिए टाइम से, और V हमारा यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले ले रहे हैं, T से डिवाइड किया तो यहां पे T से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इस V को ऐसे ही रहने दे रहे हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये Q अपॉन T आता है I और स्पीड इनटू टाइम दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर ये मान लीजिए इसकी लेंथ हम L सपोज करते हैं तो ये आ गई L और ये हो गया B। तो दिस इज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ILB। अब हमें ये पता है कि लेंथ वेक्टर है, B वेक्टर है, तो यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, ये हो जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट जब हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड में, F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। ठीक है,
अब इस फोर्स की डायरेक्शन हमें क्या मिलेगी? दिस is the cross product of L and B. So it is perpendicular to both L and B. ठीक है। अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, हमारा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? तो यहां पे V ये इन डायरेक्शन ऑफ I रहेगा। I का मतलब इन विच पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग। ठीक है। और लेंथ हम करंट के अराउंड लेते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उसकी हेल्प से हम इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया लॉरेंज फोर्स के बारे में। अब इसके बाद हम इस पे स्टडी करेंगे कि लॉरेंज फोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स, और उसमें चार्ज का बिहेवियर और मोशन कैसा होता है उसको हम स्टडी करेंगे। हाँ, अब हम लॉरेंज फोर्स में पहला स्टडी करते हैं कि Q is placed in uniform electric field। हमारा चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उस पे लॉरेंज फोर्स कितनी लगेगी और उसका मोशन कैसा होगा। तो इसके लिए देखिए हम डिफरेंट केसेस लेते हैं। पहला केस है हमारा ए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है हमारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है। अब हमारा जो पहला कंडीशन है इसमें ये चार्ज यहां पे प्लेस्ड है और U इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? Q एट रेस्ट। ठीक है। हमारा चार्ज रेस्ट में है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इस पे क्या होगा? इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ठीक है, और ये किधर मूव करने लगेगी? इस साइड मूव करने लगेगी। ठीक है। इसका मतलब यहां पे जो फोर्स लगेगा दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स इस पे लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू Q E, ये फोर्स लगेगा हमारे पास। अब यहां पे देखिए ये फोर्स क्या करेगा? इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी तो यहां पे एक एक्सीलरेशन आएगा, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास है a इज इक्वल टू f बाई m। इसका मतलब f कितना है? q e बाई m। ये एक्सीलरेशन लगेगा, और ये एक्सीलरेट किस डायरेक्शन में होगा? फोर्स की डायरेक्शन में ही, और फोर्स की डायरेक्शन में फील्ड होती है, मतलब ये तीनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है। अब यहां से हम निकालते हैं कि इसकी एक्सेलरेटेड वेलोसिटी क्या होगी। एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, तो एक्सेलरेटेड वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u हमारा यहां पे 0 दिया है। इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमारे पास क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। u 0 हो गया, इसका मतलब v कितना आ गया? v इज इक्वल टू अंडर रूट 2as, ये आ जाएगा। और ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट होगी। तो ये चीजें हमारी हो गई कि जब चार्ज हमारा रेस्ट में है तो ये इधर ही फोर्स लगेगी इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इतना लगेगा, वेलोसिटी इतनी होगी। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस यहां पे बढ़ रही है वेलोसिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो हमारा पहला केस हो गया। अच्छा, अब सेकंड केस हम यहां पे लेते हैं बी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी यूनिफॉर्म, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं हम? ये एक चार्ज है Q, और ये U वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से ये एंटर किया,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन तो लगेगा ही, फोर्स तो लगेगा ही, ठीक है। इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, तो यहां पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी, देखिए u हमारा जीरो नहीं है, इसका मतलब यहां पे v आ जाएगा, v अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2as, और इस v की डायरेक्शन भी यही a की डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है, और ये भी डिस्टेंस के साथ इंक्रीज करेगा, इसकी भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ये अपने को ले जाएगा, ठीक है। उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रही है। अब जरा इसी कंडीशन को हम दूसरे तरह से सोचते हैं, देखिए ये हमारा थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या हो रहा है, ये केस थर्ड है, यहां पे भी हमारा चार्ज किसी वेलोसिटी से आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, लेकिन ये मूव कर रहा है u वेलोसिटी से इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो वही केस यहां पे भी काम करेगा, बट यहां पे एक्सीलरेशन की जगह क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा रिटार्डेशन, यहां पे रिटार्ड करेगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि ये इस वेलोसिटी से आ रहा है u से, यहां पे जब ये पहुंच जाएगा तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। इसके बाद क्या करेगा, इस पे ये जो फोर्स है ये इसको इधर घुमाएगा और ये वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब अगर चार्ज हमारा किसी वेलोसिटी से इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है तो रिटार्ड होगा, रिटार्ड होने के बाद इस समय पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और वो फिर मुड़ के अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन करेगा, उसी तरह से काम होगा। मतलब यहां पे ध्यान दीजिए कि बेसिक चीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपने डायरेक्शन में करना चाहता है, बेसिक चीज ये है। अगर डायरेक्शन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्शन में नहीं है तो वो डायरेक्शन में कर रहा है। दिस वाज द थर्ड केस। अब इसी केस को एक और हम तरीके से देखते हैं, फोर्थ हमारा डी देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डी केस हो गया, इधर देखिए ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब यहां पे चार्ज क्या कर रहा है, ये चार्ज Q है और ये v वेलोसिटी से मेकिंग एनी एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है या मूव कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, तो अगर इसकी वेलोसिटी को हम रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट हमारा आ जाएगा v cos थीटा और ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा v sin थीटा, ठीक है, ओके। अब देखिए v cos थीटा along the direction of e लग रहा है, इसका मतलब ये क्या करेगा कि ये वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा और यहां पे एक्सीलरेशन भी लगेगा। ये हमारा परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारे पास v sin थीटा जो होगा दिस इज कांस्टेंट और सेम, ये रहेगा। तो इस तरह का मोशन होगा, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, इसको इग्नोर करिए। ये जो v cos थीटा है, सॉरी u वेलोसिटी से आ रहा है तो u cos थीटा ले लेते हैं u sin थीटा, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है यही इसको क्या कर रही है, आगे बढ़ा रही है, इसकी वजह से ही मोशन हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो ये बॉडी चाहे यहां पे रहे, यहां पे चार्ज कहीं भी जाए, इसी डायरेक्शन में इसको ले जाएगी। और इस तरह का केस हम लोगों ने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। वहां में क्या होता था, एक डायरेक्शन में ही वेलोसिटी इंक्रीज होती थी। अब ये क्या होगा, यहां से वेलोसिटी की डायरेक्शन में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने को टर्न करेगा। जैसे पैराबोला बनता था पैराबोलिक पर, वैसा ही यहां पे बनेगा। लेकिन यहां पे फर्क क्या है
कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अपने को अलाइन करेगा, और जब यहाँ पे इस पे अलाइन कर लेगा फिर इसी डायरेक्शन को ये फॉलो करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये केस हो गया। इसका मतलब समझिए क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये कोई चार्ज मूव कर रहा था, तो ये ऐसे करके मूव नहीं कर रहा है, इस तरह से मोशन टर्न नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि टर्न नहीं हो रहा है, बस ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये कोशिश ये कर रहा है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से चार्ज इस वेलोसिटी से आया, तो ये अपने को ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रहा है, टर्न नहीं कर रहा है। अगर ये टर्न करता तो इसके बाद भी टर्न होता। ये क्या कर रहा है, ये इस चार्ज को सिर्फ अपने डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। तो यहां पे अगर पूछा जाए कि चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपने डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है या उसे टर्न करता है, तो आप कहेंगे कि ये टर्न नहीं करता है, ये अपने डायरेक्शन में उसको अलाइन करने की कोशिश करता है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में लॉरेंट फोर्स मूविंग चार्ज पे किस तरह से एक्ट करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं कि अगर चार्ज हमारा मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हो तो उस पे किस तरह का फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा और उसका मोशन क्या होगा।